Hello students, in this video we will be going to discuss about the economic importance of class Ascomycetes in fungi. See, in the previous video we had discussed the general character of this class, that is Ascomycetes, like the general criteria, क्या क्या इनके अंदर जनरल फीचर्स हैं, करेक्टर्स हैं. अलॉन्ग विद दैट वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ द वेजिटेटिव ऑल्सो इन केस ऑफ ईस्ट. ईस्ट एक ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एज एन यूनिसेलुलर फंजाई, और इसका एक इंडस्ट्रियल जो पर्पस है वो भी एक बहुत इसको इम्पोर्टेंस दिलाता है इन द क्लास ऑफ एस्कोमाइसिटीज़. तो ये चीज़ जो आपको ईस्ट है उसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है. एक पेनिसिलियम भी है, ठीक है. इसके अलावा ईस्ट मेन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है. बाकी ऐसे तो सारे मेंबर्स ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे मेन ईस्ट है बिकॉज इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी, मतलब इसके जो बहुत सारे प्रोसेसेस करता है उसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है. सो नाउ वील बी इन दिस वीडियो वील बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओनली द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लास एस्कोमाइसिटीज़. सी, वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल एज ईस्ट. ईस्ट को हम लोग सेकेरोमाइसिस सर्वेसी भी बोलते हैं. The scientific name of the yeast is Saccharomyces cerevisiae. Okay, it is unicellular. We know this thing, that this is unicellular. They do not produce ascocarp. Remember this thing. This fruiting body is not produced by them. इनके अंदर ये fruiting body नहीं बनती है. इसके अलावा they are known as brewers or we can say bakers yeast. इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं. जो ईस्ट होते हैं वो अपने 10th क्लास के अंदर अगर रेस्पिरेशन पढ़ा हो अच्छे से, तो रेस्पिरेशन का 2 टाइप होते थे रेस्पिरेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन. तो जो एनेरोबिक टाइप होता था उसके अंदर एक प्रोसेस होता था फर्मेंटेशन, विच इज़ टेक्स प्लेस इन द ईस्ट के अंदर ये होता है. तो वही ईस्ट ये है जिसके अंदर फर्मेंटेशन होगा. और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से क्या होता था, एनएरोबिकली जो शुगर होता था, लाइक ये क्या करता है, शुगर के ऊपर, ये एनेरोबिक है, एनेरोबिक कंडीशन के अंदर सरवाइव कर सकता है. दैट्स वाई ये शुगर के ऊपर एक्ट करके CO2 प्रोड्यूस करवाता है. और हमारे अपने लिए ये ATP प्रोड्यूस करता है, 2 ATP. हमारे लिए वो चीज़ काम की नहीं है. हमें क्या याद रखना है, इट प्रोड्यूस CO2. और ये जो CO2 है, और मतलब ये वाला जो प्रोसेस है इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं. और ये जो CO2 प्रोड्यूस होती है ये इमीडिएटली निकल जाती है उस जगह से जिसके अंदर ये बनी है. तो निकलती है तो पोरस स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, लाइक ऐसे स्पॉन्जी सा उस स्ट्रक्चर को बना देती है, ठीक है. सो इसको 2 इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ब्रेवरी, मतलब बेवर्स ईस्ट भी इसको बोलते हैं, और बेकर्स. वाई बेवर्स, बिकॉज बेवर्स इससे बोलते हैं बिकॉज ये बियर बनाने में काम आता है, ठीक है. बियर्स, वाइन्स, ठीक है, इन सब के अंदर, इनके सबके फॉर्मेशन के अंदर ये यूज़ होता है. बिकॉज ये लास्ट में एक और प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ CO2 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. CO2 प्रोडक्शन तो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर चाहिए, बेकर्स इंडस्ट्री के अंदर. बट एक और चीज़ इसके साथ प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ C2H5OH. व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ इथेनॉल. इथेनॉल जानते हैं हम, इथेनॉल प्रोड्यूस होता था इसके साथ, ठीक है. दैट इज़ कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होने की वजह से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता था, दैट इज़ इथेनॉल अलॉन्ग विद दिस CO2. तो जो ये इथेनॉल प्रोड्यूस होता है ये अल्कोहल फॉर्मेशन के अंदर काम आता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, वी कैन से अल्कोहल सीरीज में ही आता है, ठीक है. सो ये क्या हमें समझ में आ गया, ब्रेवर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसको ब्रेवरी, मतलब बेवर इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ में लेते हैं बेवरेजेस बनाने के लिए. बेवरेजेस लाइक आपकी विस्की, वाइन, ठीक है, बियर, इन सब के फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं. क्यों, बिकॉज इट इज़ एन एनेरोबिक फंजाई which generally perform fermentation, and in fermentation it produce a specific substance, that is ethanol, and it is used in this process. Okay, next thing is इसको bakers yeast बोलते हैं. why bakers yeast, because it is used in bakery.
बेकरी के अंदर ये यूज़ आता है। आप लोग को घर में अगर आपने देखा हो तो आपकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती होगी, ठीक है, बिकॉज हम लोग ईस्ट बहुत ज़्यादा, इडली बनाना हो, ठीक है, कुछ भी फर्मेंटेशन का काम करना हो, पोरस बनाना हो किसी भी डो को, तो हम ये चीज़ यूज़ में लेते हैं। इडली हुआ, ढोकला हुआ, कुछ भी हमें बनाना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं, ईस्ट, बिकॉज ये क्या करता है, उसमें जो भी शुगर होगा उसके ऊपर एक्ट करेगा, फर्मेंटेशन करके इथेनॉल एंड CO2, बट CO2 हमारे काम की होती है, तो CO2 जो होगी वो निकल जाएगी, तो वो पोरस स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो पोरस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें वो चीज़ ईस्ट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो नाउ यू नो कि क्यों इसको ब्रेवर्स और बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। दोनों का अपना अपना फंक्शन है, ध्यान रखना। इसका एक जो फिनोमिना है, एक जो ये एनेरोबिक कंडीशन के अंदर एक फर्मेंटेशन करता है, उसकी वजह से ये दोनों इंडस्ट्री के अंदर काम आ रहा है। बेकर्स इंडस्ट्री के अंदर ये CO2 प्रोड्यूस करता है, इसलिए काम आ रहा है। ब्रेवर्स इंडस्ट्री के अंदर ये इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, इसलिए काम आ रहा है। तो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि ये विटामिन B प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक विटामिन B जो होता है उसका सिंथेसिस ये करता है। इट इज़ रिच इन विटामिन B, नॉट, हाँ, सिंथेसाइज भी होता ही है इसके अंदर, तो ये एक अच्छा सोर्स हो जाता है विटामिन B का। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पेनिसिलियम इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक। आपको अगर याद हो तो मैं जब एंटीबायोटिक्स पढ़ा रही थी, इन द केस ऑफ हम लोग जब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो मैंने पेनिसिलियम नोटेटम की कुछ कहानी बताई थी, ठीक है। एक बार जो ये सबसे पहली बार बनी हुई एंटीबायोटिक है, और ये बाय चांस डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। वाई बाय चांस? बिकॉज जो साइंटिस्ट थे, दैट इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो क्या कर रहे थे, अपनी लैब के अंदर कल्चरिंग करते थे, मैंने बताया था, ठीक है। और वो जब कल्चरिंग करते थे तो एक दिन वो एक प्लेट को, बैक्टीरिया की कल्चरिंग करते हैं, एक दिन एक प्लेट को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे विदाउट वॉश किए हुए, और उन्होंने कुछ टाइम बाद 6-7 दिन बाद आके देखा तो उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं थे। उनको लगा यार बैक्टीरिया तो बहुत ग्रो हो जाने चाहिए थे, बिकॉज मैं उनको छोड़ के आया था। सारे के सारे बैक्टीरिया किल कैसे हो गए, वाई दे जस्ट डाई। तो उसका जो रीज़न निकला, जब उसने सर्च किया तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गया था, दैट इज़ फंजाई। और वो कौन सा फंजाई था? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। और वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था, मतलब एक उसके अंदर एक क्या थी, एंटीबायोटिक थी, एक ऐसा टॉक्सिन था जो बैक्टीरिया को किल कर सकता था, दैट इज़ एंटीबायोटिक। फिर वो एंटीबायोटिक कोई भी वो चीज़ होती है जो बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। फिर उस एंटीबायोटिक को जो पेनिसिलियम नोटेटम एक्सट्रैक्ट करता है, बनाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया और उसको यूज़ में लिया गया। फिर दिमाग चला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कि यार हमारे को तो बैक्टीरिया बहुत सारे डिजीज़ करते हैं, तो हम हमारे अंदर अगर इस टॉक्सिन को लें और अगर ये हमें इफेक्ट ना करे और बैक्टीरिया को मारे तो बहुत अच्छा है। और एंटीबायोटिक का मतलब ही है कि वो सिर्फ बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट है, नॉट योर्स, है ना, या फिर प्लांट या एनिमल, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, दैट्स वाई ये एक सबसे पहली बार डिस्कवर हुई एंटीबायोटिक है, ध्यान रखना, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। वहाँ वो जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ होती थी, बैक्टीरियल डिजीज़, तो उसको उस समय बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। उसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाउ ये प्रोड्यूस करती है कॉनिडिया वीनो, कॉनिडिया प्रोड्यूस करती है, इतना तो हमें पता है। इसके अलावा ये कॉनिडिया में भी ब्रांचिंग शो करती है, कॉनिडिया ब्रांच्ड कॉनिडिया होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेमी। क्या बोलते हैं? रेमी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब टर्म आपको एक बार के लिए पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ रेमी। द नेक्स्ट थिंग इज़, एक और एग्जाम्पल हमारे पास है एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है बेटा, उसको हम बोलते हैं ग्रीन स्मोकी मोल्ड, मतलब ये जो ग्रीन स्मोकी मोल्ड डिजीज़ कॉज करता है, इसका कॉमन नेम है स्मोकी मोल्ड, ठीक है। और ये ग्रीन स्मोकी डिजीज़ कॉज भी करता है, ठीक है। स्मोकी डिजीज़ ही कॉज करता है। और व्हाट इज़ द कॉमन नेम? ग्रीन स्मोकी मोल्ड, ठीक है। नाउ अच्छा, मोल्ड हम क्यों बोल रहे हैं हमें पता है। मोल्ड कोई भी वो स्ट्रक्चर है, वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड डिके ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करता है, ठीक है, या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करता है। एंड तो ये क्या हो गया? एस्परजिलस ग्रीन स्मोकी मोल्ड इसको बोलते हैं, कॉमन नेम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये वीड की तरह काम करता है लेबोरेटरी के अंदर। जो हमारी लैब्स होती हैं जहाँ पे कल्चर मीडियम्स बनते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है।
लाइक अभी हमने एक स्टोरी सुनी थी वो पेनिसिलियम वाली, उसके अंदर भी तो उस कल्चर मीडियम को सारे बैक्टीरियाज को किल कर दिया था पेनिसिलियम नोटेटम ने, ठीक है। तो क्या है, हाँ, तो पेनिसिलियम नोटेटम को जिस तरीके से पेनिसिलियम नोटेटम डिस्ट्रॉय कर रही थी बैक्टीरियाज को, वैसे ही ये लेबोरेटरी के अंदर कल्चर मीडियाज को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी एक टाइप की स्पीशीज़ है जो किसके लिए काम आती है, राइपनिंग ऑफ चीज़। रॉकीफोर्ट चीज़ होता है एक, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ चीज़, वो जाना ही इसलिए जाता है, उसमें बड़े बड़े से होल्स टाइप ऐसे कुछ होते हैं, और उसकी राइपनिंग जो करवाता है वो कौन करवाता है, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो एस्परजिलस होता है, इसकी एक स्पीशीज़ है एस्परजिलस फ्लेविस, एक के आगे डॉट लगाते हैं, इसका मतलब ये एस्परजिलस की वैरायटी है। तो एस्परजिलस फ्लेविस जो है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस क्या करता है, रिलीज करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इसके पास, मतलब ये पॉइजनस होता है हमारे लिए बिकॉज इट इज़ हैविंग अ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज़ एफ्लाटॉक्सिन। इसके अंदर जो एस्परजिलस फ्लेविस है इसके अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं दैट इज़ एफ्लाटॉक्सिन, और ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो इसको अगर कोई ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा इमीडिएटली ही विल डाई। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक और एग्जाम्पल, मतलब एक और अनदर स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस दैट इज एस्परजिलस ओराइजे। एस्परजिलस ओराइजे जो है ये डायस्टेज एंजाइम जो है उसको फॉर्म करता है, ठीक है। ये डिफरेंट फील्ड के अंदर फिर काम आता है डायस्टेज एंजाइम, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक है और इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, इसलिए हमने इसको बताया कि एस्परजिलस ओराइजे इसको क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फोर्थ टाइप का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मतलब फोर्थ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो होता है वो कॉज करता है इर्गॉट ऑफ राय, एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। रिमेंबर, होता क्या है, जो राय होती है लाइक ये उसकी स्पाइक्स हैं, उसके अंदर यहाँ पे राई के ग्रेन है, ग्रेन की जगह रिप्लेस होकर कुछ लीफी से स्ट्रक्चर, कुछ इर्गॉट ब्लैक से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्गॉट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इर्गॉट ऑफ राय, ठीक है। राई के अंदर क्या करता है, इर्गॉट कॉज करता है, उसके ग्रेन्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। राई जो है वो उसके ग्रेन्स के लिए मतलब जानी जाती है, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसके ग्रेन्स के लिए है राई, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसमें इर्गॉट फॉर्म कर देता है, दैट इज़ ब्लैकिश से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है, ग्रेन्स को रिप्लेस करके, जो बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा फंजाई के बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने पे उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स उसकी बॉडी होती है एक्चुअल में। और ये जो डिजीज़ हमको कॉज करता है वो होती है इर्गेटिज्म। क्या होती है, इर्गोटिज्म भी बोल सकते हो और इर्गेटिज्म भी बोल सकते हैं, बिकॉज इर्गेटिज्म के अंदर क्या होता है, एक टॉक्सिन होता है दैट इज़ इर्गोटीन। और ये ध्यान रखिएगा, इर्गोटीन जो है वो इर्गोटिज्म तो करता ही है, ये डिजीज़ तो करता ही है, इसके अलावा क्या करता है, ये अबॉर्शन के लिए ये इस डिजीज़ को इस एंजाइम को या फिर इस प्रोटीन को हम बोल सकते हैं, या फिर जो ये टॉक्सिन जो इससे बन रहा है ड्रग, इसको लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ अबॉर्शन, ठीक है। तो उस चीज़ में ये एर्गोटाइन जो है वो यूज़ होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीटस को प्रमोट करने के लिए जब ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, ठीक है, उस टाइम पे भी इसको एज अ ड्रग यूज़ में लिया जाता है ना। तो ये क्या हो गई, इसकी क्लेविसेप्स की क्या हो गई, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हो गई कि ये इर्गॉट ऑफ राय कॉज करता है। और इसके अलावा अगर इसको कोई कंज्यूम कर लेता है तो उसको क्या हो जाता है, इर्गोटिज्म हो जाता है। इसके अंदर एक एंजाइम और वी कैन से एक नॉर्मल टॉक्सिन होता है दैट इज़ इर्गोटिन, उसको एज ए ड्रग यूज़ लिया जाता है, ठीक है, फॉर अबॉर्शन पर्पस, है ना। ये वैसे हम इसको जानबूझ के इसको अबॉर्शन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज अबॉर्शन तो इलीगल है, तो ऐसे डॉक्टर्स प्रीफर नहीं करते। बट अगर हम लोगों ने इसको अनजाने में ले लिया, है ना, तो लेडी अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसे नहीं पता और उसने ये ले लिया, देन शी विल अबॉर्ट द, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। सो अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज न्यूरोस्पोरा।
ठीक है। ये तो एक दो तो जो है वो बहुत अच्छे हैं, जो आपको नाम याद रखने ही है, जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूरोस्पोरा हो गया, एस्परजिलस, पेनिसिलिन, ईस्ट हो गया, ठीक है। क्लेविसिप्स को भी इर्गोट ऑफ राई की तरीके से याद रख लो, सारा ही हो गया एक तरीके से, बिकॉज हम लोग लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट जिन पे जनरली कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर जो आपके थोड़ा सा आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको एज एन पता होना चाहिए 11th क्लास में, जो मोस्ट कॉमन है, जिनके स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर, वो स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उनको हम लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है उसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इसको। अब ड्रोसोफिला क्या होती है, ये एक फ्लाई होती है जिसको हम लोग एनिमल किंगडम, एनिमल है एक वी कैन से एक इंसेक्ट है ड्रोसोफिला, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में यूज़ लेते हैं। कुछ भी जो लैब्स के अंदर जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो रिसर्च पर्पस में ड्रोसोफिला को बहुत काम में लिया जाता है, और ये एज ए इंसेक्ट है। और न्यूरोस्पोरा को इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरोस्पोरा को बोल रहे हैं हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। वाई? बिकॉज ये भी रिसर्च पर्पस में बहुत ज़्यादा काम आता है, जेनेटिक वर्क के अंदर। रिसर्च पर्पज में भी मेनली कौन सा वर्क, जेनेटिक वर्क होता है, हमारी जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई वर्क करना, उसके ऊपर कोई थ्योरी, थीसिस या फिर कुछ भी डिस्कवरी देना, ठीक है। और तो वो थोड़ी डिफिकल्ट, इतना हम अंदर नहीं घुस रहे, हमें इतनी बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसकी कुछ क्या है, अच्छा ये तो हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है, ये हमने इधर बात कर ली है। सो बस इसको इतना ही याद रखना है न्यूरोस्पोरा के बारे में, कि इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन जेनेटिक वर्क्स, ठीक है। सो हम लोगों ने ये 5 क्या पढ़ लिए हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं किसके, एस्कोमाइसिटीज़ के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम। एंड आपके 11th के सब्जेक्टिव पेपर में भी 11th प्रमोट करने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं एज अ सब्जेक्टिव पेपर। इसके अलावा अगर और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए तो मोरल्स एंड टफल्स तो होते ही हैं, हमने उनकी तो बात कर ही ली थी। मोरल्स एंड जो टफल्स जो होते हैं, ईडेबल जिनकी एस्कोकार्प होती है, जिनको खाया जाता है, तो ये भी यूज़ में आते हैं, इनकी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एज ए इनको हम लोग फूड की तरह कंज्यूम कर रहे हैं। दे आर रिच इन सम न्यूट्रिएंट्स, दैट्स व्हाई वी जस्ट कंज्यूम दैम, ठीक है, एज एन वेजिटेबल के फॉर्म में या कैसे भी हम इनको कंज्यूम करते हैं, मॉरल्स एंड टफल्स को। तो ये भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको ऐड करना है। तो आपको 5 से 6 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। और एनसीईआरटी में जो है वो उसको तो भूलना ही नहीं है, बिकॉज वहाँ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा ही नहीं। यहाँ पे तो फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, इफ़ यू आर फीलिंग एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन आस्क, एंड देन ऑल्सो आप सोच रहे हैं कि यार मुझे इतना हाई नहीं पढ़ना, बिकॉज आई एम नॉट, मैं नहीं चाहती वैसे कोई भी नीट के लिए प्रिपेयर ना करे या कंपटीशन के लिए ना करे, लेकिन फिर भी किसी ने तो ज़िद पकड़ रखी है कि यार हमें तो नहीं करना, मेरे को नहीं, मैंने तो ऐसे ही लिया मज़े में, भाइयों मुझे नहीं कोई कंपटीशन करना। ऐसे बच्चे कृपया करके मत पढ़िए इतनी हाई चीज़, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो। बाकी नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, दैन प्लीज़ प्रिपेयर द ऑल द थिंग्स, है ना। अब ऐसा ज़रूरी नहीं आपको वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना होता है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा, क्या पता आ जाए, है ना। ऐसा लिखा हुआ है खैर नीट में कि एनसीईआरटी सिलेबस है, बट ज़रूरी नहीं होता। एनसीईआरटी में लाइक ऐसे होता था, फ्रॉग और ये जो होते हैं हमारे कुछ, आप लोग जब एनाटॉमी हम लोग जब पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स के अंदर, तो आपको पता चलेगा फ्रॉग और इसकी कॉकरोच की एनाटॉमी, अर्थ फॉर्म की, ये सिलेबस में वैसे नहीं थी, बट उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कर लो, वहाँ क्या कर सकते हो आप, यू कांट डू एनीथिंग, है ना। वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ली तो आपके नंबर गए। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है वहाँ, तो 10 नंबर आपके चले गए। और 10 नंबर से रैंक कहाँ चली जाती है वो हर कोई जानता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है, हर चीज़ पढ़ लीजिए एक बार, आंखों के सामने से सब निकला हुआ होना चाहिए। दैट्स वाई मैं जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की सोचती हूँ, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्लास, दैट इज़, इसके बाद कौन सी क्लास आती है, बेसिडियोमाइसिटीज़, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे विद सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड द जनरल कैरेक्टर, एज एन जो हम पढ़ते आए हैं बाकी सब में, ओके। So we'll be going to discuss that particular class, that is Basidiomycetes, in the next class.
बिकॉज क्लास के अंदर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके साथ हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, विल डिस्कस इन द अनदर क्लास। इस क्लास के अंदर आप इतना ही पढ़िए, प्रीवियस अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिए एंड देन चैप्टर के अंदर आगे बढ़िए। अब तक हम लोग तीसरे किंगडम पे चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कोर्स अगर एज एन देखा जाए तो काफ़ी हो चुका है, अगर आप लोग छोड़ेंगे, चीज़ों को छोड़ते जाएंगे तो बर्डन होता चला जाएगा और फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। एंड देन भी बेटा इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।